21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए कार्यस्थल कौशल कोर्स के शारीरिक स्वास्थ्य, पोषण एवं समग्र कल्याण के इस व्याख्यान के भाग 2 में मैं डॉक्टर प्रीति बोरा, सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, आपका स्वागत करती हूँ। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने स्वास्थ्य तथा इसके प्रकारों को परिभाषित किया था, शरीर में भोजन तथा पोषण के कार्यों को जाना था तथा भारतीयों हेतु आधारभूत खाद्य समूहों और खाद्य निर्देशों की चर्चा की थी। आज के इस व्याख्यान में हम संतुलित आहार क्या होता है यह जानेंगे। कुछ मुख्य पोषक तत्व जो भोजन में होते हैं उनके कार्यों और आहारी स्रोतों के बारे में जानेंगे तथा पोषण विज्ञान के संबंध में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संतुलित आहार अर्थात बैलेंस डाइट के बारे में। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, आहारीय रेशा ये सब शारीरिक मांग के अनुरूप उचित मात्रा में उपस्थित हों तथा जब अल्प आहार काल हो व्यक्ति का, यानी उसको जब भोजन की उपलब्धता ना हो तो उसके हेतु भी और शारीरिक आकस्मिकताओं के पूर्ति हेतु भी कुछ अतिरिक्त मात्रा में पोषक तत्व वह प्रदान करे, तो ऐसा आहार संतुलित आहार कहलाता है। बहुत महत्व होता है संतुलित आहार का व्यक्ति के लिए, क्योंकि संतुलित आहार ग्रहण करने से व्यक्ति के शरीर में उसके द्वारा जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वह उनकी मांग पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति होता है वह रोगों और संक्रमणों से बचा रहता है, मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जो अपनी आयु और लंबाई के अनुसार व्यक्ति का जो शारीरिक भार होता है वह उचित रहता है और जो संतुलित आहार व्यक्ति लेता है तो उससे उत्तम शारीरिक वृद्धि होती है। इसके माध्यम से शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनका समुचित विकास होता है। व्यक्ति के जीवन के जो वृद्धि काल होते हैं जैसे शैशवावस्था या किशोरावस्था, उसमें संतुलित आहार का बहुत महत्वपूर्ण जो रोल है वह होता है, क्योंकि यह उत्तम शारीरिक वृद्धि के लिए जो है जिम्मेदार होता है और व्यक्ति के कुल उत्पादक वर्षों में भी संतुलित आहार वृद्धि करता है। संतुलित आहार द्वारा व्यक्ति को पोषक तत्वों के अलावा आहारीय रेशा मिलता है, कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, ये सब मिलते हैं। कुछ मात्रा में फाइटोकेमिकल्स और फ्लेवॉन्स और पॉलीफिनॉल्स भी होते हैं जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और व्यक्ति के शरीर को विभिन्न प्रकार की क्षतियों से भी बचाते हैं। मुख्य पोषक तत्वों की यदि बात करें आहार में तो सबसे पहला और मुख्य पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। भोजन का एक अति आवश्यक तत्व है जो शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत सारे कार्य हैं इसके। पहला जो महत्वपूर्ण कार्य कार्बोहाइड्रेट का वह है ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और जो व्यक्ति है उसके आहार का बहुत ही बड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से ही परिपूर्ण होता है। यह ऊर्जा का उत्तम स्रोत है और इससे शरीर को प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है और इससे जो ऊर्जा मिलती है वह शरीर के कार्यों के अलावा शरीर में संग्रहित भी हो जाती है और जब भोजन न मिल पाने की स्थिति होती है तो उस दौरान भी यह ऊर्जा प्रदान करता है। फिर यह प्रोटीन की बचत में भी सहायक है। जब कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में आहार में होता है तो जो आहार में मौजूद प्रोटीन होता है उसका जो प्राइमरी वर्क होता है, जो शरीर में क्षय को बचाना और नई कोशिकाओं की वृद्धि करना, वह प्रोटीन कर पाता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट का आहार में होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि प्रोटीन अपना जो उसका कार्य है वह कर सके। जो कार्बोहाइड्रेट है वह कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक होता है, वसा की बचत में भी सहायक होता है। जब पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर में होता है तो उससे वसा की बचत होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा के अत्यधिक प्रज्वलन को भी रोकता है। इससे पाचन संस्थान स्वस्थ रहता है। जो आहारीय रेशा होता है वह जो हमारा पाचन संस्थान है उसको स्वस्थ रखने में सहायक होता है। आहारीय रेशे का कोई पोषक मूल्य नहीं होता परंतु यह हमारी आंतों की मांसपेशियों को गति और तीव्रता प्रदान करता है जिससे कि जो मल होता है वह अधिक देर तक आंत में नहीं रह पाता और बाहर निकल जाता है, जिससे कब्ज़ की शिकायत नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट भोजन को स्वाद प्रदान करते हैं। कई सारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मीठे और उत्तम स्वाद वाले होते हैं जिससे भोजन को स्वाद मिलता है और कई सारे गंभीर रोगों से भी सुरक्षा इससे मिलती है, जिसमें आहारीय रेशा प्रमुख है जिससे हमें हृदय रोग और मधुमेह जैसे रोगों से सुरक्षा मिलती है। इसके खाद्य स्रोत बहुत सारे हैं, जैसे मुख्य रूप से अनाज जो होते हैं गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होता है। जितने भी मीठे खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे गुड़, शहद, जितने भी मिठाइयाँ आप खाते हैं या जितने भी मीठे पेय आप पीते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। और फलों में खजूर, अंगूर, केला, किशमिश, मुनक्का, इन सबों में कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होता है।
इसके बाद अगर आहारीय रेशे की बात करें, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी कि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभप्रद होते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट का वह भाग है जिसका पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं हो पाता। इसका कोई पोषक मूल्य नहीं होता, परंतु इसके कई कार्यात्मक गुण होते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। मुख्य रूप से जो आहारीय रेशा होता है वह दो प्रकार का होता है, घुलनशील और अघुलनशील। दोनों के ही शरीर में कई सारे लाभकारी कार्य हैं। घुलनशील रेशे के स्वास्थ्य लाभ बहुत सारे हैं, जैसे घुलनशील रेशा जब पानी में फूलता है तो उससे मल निष्कासन में सहायता होती है और पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छे से हो जाता है। और जो उच्च रेशे खाद्य पदार्थ होते हैं वह ऊर्जा सघन नहीं होते, कम होते हैं, और इसलिए समान मात्रा में भोजन लेने से कैलोरी कम प्राप्त होती है, जिससे वजन प्रबंधन में मदद मिलती है। और जो घुलनशील रेशा होता है वह हृदय रोग और मधुमेह के जोखिमों को कम करता है। फिर कैंसर के कारकों जैसे कार्सिनोजेंस को कम करने में इसमें भी जो आहारीय रेशा है वो महत्वपूर्ण कार्य करता है। आहार में रेशे के सेवन द्वारा शरीर में वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण देरी से होता है, जिस कारण इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ जाती है और ट्राइग्लिसराइड का स्तर कम होता है। इससे यह मधुमेह और हृदय रोग दोनों में ही लाभकारी है। और कई सारे जो फाइबर होते हैं, जैसे जई का जो भूसा होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद मिलती है। फिर है वसा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। वसा भी एक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, जिसके 1 ग्राम से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो उसका जो सबसे पहला कार्य होता है वह ऊर्जा प्रदान करना ही है, क्योंकि यह ऊर्जा का बहुत सघन स्रोत होता है। फिर जो शरीर में ऊर्जा का संग्रह होता है वह भी वसा के ही रूप में होता है। जो शरीर में अतिरिक्त वसा की मात्रा होती है वसीय तंतुओं के रूप में उपस्थित रहती है, जिसको मेडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं। और जब आवश्यकता होती है तो यही संचित वसा ऊर्जा के उत्पादन हेतु कार्य करती है। वसा उचित मात्रा में लेने से शरीर का तापमान जो रहता है वो नियंत्रित रहता है, और शरीर जो बाह्य वातावरण है उसके प्रभाव से नियंत्रित बना रहता है। वसा में घुलनशील जो विटामिन है वह आहार में जब वसा की मात्रा उचित होती है तो वह अच्छे से अवशोषण उनका हो पाता है। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है जैसे ए, डी, ई और के, उनका अवशोषण के लिए वसा आवश्यक है। यह शरीर को आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करते हैं, जो शरीर में कई सारे रोगों को बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनकी कमी अगर हो जाती है तो त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। और शरीर के कई कोमल अंगों को भी यह सुरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर के कई अंग जैसे गुर्दे, जैसे हृदय, इनके बाहर गद्देनुमा रचना बनाकर यह उनको बाहरी आघातों से बचाते हैं। अधिक देर तक संतुष्टि प्रदान करते हैं, क्योंकि इनका जो ऊर्जा मूल्य होता है वह ज़्यादा होता है, इसलिए पेट बहुत देर तक भरा सा महसूस होता है। प्रोटीन की भी बचत करते हैं, जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट करता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं और आमाशयिक और आंत्र मार्ग को चिकना बनाए रखने में यह सहायक होते हैं। स्नेहक के रूप में यह कार्य करते हैं। कई सारे खाद्य स्रोत हैं वसा के, जो प्रत्यक्ष रूप से इसमें वसा दिखती है, जैसे मक्खन, घी, तेल, और कई सारे खाद्य पदार्थों में अदृश्य रूप से भी वसा उपस्थित होती है, जिसमें हमें दिखाई नहीं देती, पर उसमें कुछ न कुछ मात्रा में वसा होती है। फिर बात करेंगे यदि प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। प्रोटीन की शरीर के लिए उपयोगिता और आवश्यकता प्राणी की जो भ्रूणावस्था है उससे ही प्रारंभ हो जाती है, और जब तक शरीर रहता है तब तक किसी न किसी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती रहती है। तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए यह बहुत उपयोगी है। नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए तथा पुरानी कोशिकाओं की मरम्मतों के लिए भी प्रोटीन आहार में आवश्यक है। शरीर की क्षतिपूर्ति और रखरखाव के लिए भी यह ज़रूरी है। कई सारी कोशिकाओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है शरीर में, तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। नए तंतुओं के निर्माण, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत, इसके लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। आपने देखा होगा कि यदि शरीर में कहीं चोट लग जाती है या कट जाता है तो उसके पुनः स्वस्थ होने के लिए आहार में अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन आवश्यक होता है। जैसे जले हुए जो व्यक्ति होते हैं उनकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नई कोशिकाओं के बनने के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। फिर शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए भी यह उपयोगी होता है। जैसे एक जो ग्राम प्रोटीन होता है उससे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो इसका एक कार्य ऊर्जा उत्पादन का भी होता है। कई सारे बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं जो बॉडी में जो पोषक तत्वों का चयापचय होता है, उनका मेटाबॉलिज्म होता है, उसके लिए ज़रूरी होते हैं, तो उनमें भी प्रोटीन एक कारक होता है। रोग निरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए भी प्रोटीन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और क्योंकि यह कई सारी एंटीबॉडीज़ का कंपोनेंट होता है। और कई सारी जो क्रियाएं होती हैं, जैसे रक्त के प्रवाह को सुचारू बनाना, रक्त का थक्का बनाना, इनमें भी यह सहायक होता है।
भोजन में कई सारे स्रोत हैं प्रोटीन के, जो पशु जगत और वनस्पति जगत दोनों से मिलते हैं। पशु जगत से जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, और वनस्पति जगत से जैसे सोयाबीन, सूखे मेवे, मूंगफली और दालें, इनमें सब में प्रोटीन होता है। जो फल और सब्जियों में यदि प्रोटीन पाया जाता है तो वह उच्च कोटि का नहीं होता। फिर बात करेंगे जल का, जो भी एक पोषक तत्व है। जल के बहुत सारे कार्य हैं। निर्माणक कार्य करता है जल शरीर में, जैसे विभिन्न अंगों और द्रव्यों की संरचना करता है। प्रत्येक कोशिका के निर्माण में सहायता करता है। जो अंग अधिक क्रियाशील रहते हैं उनमें चयापचय की क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें जल की मात्रा भी अधिक होती है, जैसे यकृत और मस्तिष्क। और दांत, वसायुक्त ऊतक और अस्थियों जैसे अपेक्षाकृत निष्क्रिय अंगों में जल की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 10% तक। पर मांसपेशियां जो बहुत ज़्यादा एक्टिव जो ऊतक होते हैं उनमें जल की मात्रा 80% तक होती है। वस्तुओं को घुलनशील बनाने में पोषक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण होता है, तो वह जल के माध्यम से ही एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं। जैसे रक्त के माध्यम से यदि पोषक तत्वों का संचरण हो रहा है तो रक्त का जो घोलक के रूप में जो चीज़ महत्वपूर्ण है वह जल ही है। और कई सारे पाचक रसों को तरल रूप देने का कार्य भी जल का होता है, जिससे जो खाना होता है वह अच्छे से पच पाता है और अवशोषित हो पाता है। और कोशिकाओं में जल के माध्यम से कई सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। कोशिकाओं में बने जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं वह रक्त के द्रव्य में अवशोषित होकर फेफड़ों और गुर्दों में पहुंचते हैं, जहां से वह बाहर निकाल दिए जाते हैं। फिर शरीर में ताप नियंत्रक के रूप में भी जल कार्य करता है। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी गर्म टेम्परेचर वाली जगह पे जाते हैं तो आपके शरीर से पसीना निकलने लगता है। तो पसीना निकलने से जो ये शरीर में मौजूद जो जल है वह पसीने के रूप में निकलने से हमारा शरीर ठंडा बना रहता है और शरीर का तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। अत्यधिक क्रियाशील रहने पर भी या गर्मी के मौसम में भी ज़्यादा पसीना आता है, जिससे जल की हानि होती है। तो यह सब कार्य भी जल के द्वारा किए जाते हैं। पोषक तत्वों का हस्तांतरण जल के द्वारा किया जाता है। शरीर से जो बेकार पदार्थ होते हैं उनको भी जल के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। शरीर में कई सारे नाजुक अंग होते हैं, वह एक थैली में बंद रहते हैं, उसमें द्रव्य भरा रहता है जो जल का कार्य है। यह द्रव्य जो होता है वो बाहरी झटकों और आघातों से उन अंगों की सुरक्षा करता है, जैसे हृदय है, मस्तिष्क है। इसके चारों ओर उपस्थित द्रव्य होते हैं जो इनको बाहरी आघातों से बचाता है। फिर एक लुब्रिकेंट के रूप में भी जल कार्य करता है। कई सारे आंतरिक अंग जो होते हैं वो जल से घिरे रहते हैं, इनको जल नम बनाए रखता है। और इस कार्य के कारण रक्त वाहिनियों तथा कोशिकाओं के बीच के आवागमन में सुगमता रहती है और अंगों में क्रियाशीलता के समय घर्षण नहीं होता, जो जल का ही कार्य है। कई सारे प्राप्ति के साधन हैं इसके, जैसे पेय के रूप में जल, जो हम जल पी रहे हैं या कोई जूस पी रहे हैं, चाय, कॉफ़ी, ठंडा कुछ भी पी रहे हैं तो वह जल के ही स्रोत हैं। फिर कई सारे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें जल की मात्रा उपस्थित होती है, जो अदृश्य होती है, हम उन्हें देख नहीं पाते पर वह जलयुक्त तो होते हैं। वह भी हमारे शरीर में जल प्रदान करते हैं। फिर शरीर में जो कई सारे पोषक तत्व हैं उनका चयापचय होता है, उससे भी जल उत्पन्न होता है। उसको ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त जल या चयापचयी जल या मेटाबॉलिक वाटर कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे जंक फूड्स के बारे में। आपने देखा होगा कि आजकल के जो वातावरण है उसमें जंक फूड का सेवन बहुत ज़्यादा है। सभी वर्गों में, बच्चे हों या वयस्क हों या कार्य करने वाले लोग हों, उनमें तो इसमें बेकरी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, तेल युक्त जितने भी स्नैक्स हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सब जंक फूड्स में आते हैं। तो आमतौर पर जो जंक फूड्स होते हैं ये पोषक तत्वों से परिपूर्ण नहीं होते, पर इनमें कैलोरी, नमक और वसा की मात्रा बहुत उच्च होती है। तो यह आहारीय दृष्टि से संतुलित नहीं होते, तो असंतुलित होने की वजह से इनसे जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो उचित मात्रा में नहीं होते। और यदि नियमित रूप से इन फूड्स का, इन जो खाद्य पदार्थों का सेवन यदि नियमित रूप से किया जाए तो शरीर में कई सारे आवश्यक जो विटामिन और मिनरल्स हैं उनकी कमी हो सकती है और इससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। चूँकि ये जंक फूड होते हैं, ये कैलोरी में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें वसा होती है, तो इसके सेवन से अति पोषण की समस्या हो सकती है, जिससे मोटापा बढ़ता है और मधुमेह, जोड़ों में दर्द और हृदय रोग जैसी कई सारी समस्याएं व्यक्ति को हो सकती हैं। इनमें चीनी और वसा की मात्रा अधिक होने से मस्तिष्क में कई सारे रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं जो मस्तिष्क के कामकाज को प्रभावित करती हैं और इनके अधिक सेवन से यह देखा गया है कि व्यक्ति को अवसाद
हो सकता है। जो यह फूड्स होते हैं ये याददाश्त और सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क का जो हिपोकैम्पस पार्ट होता है या इसको प्रभावित करते हैं, जिससे व्यक्ति की याददाश्त पर असर पड़ता है। और इन जो जंक फूड्स हैं इनका यदि अत्यधिक सेवन किया जाए तो व्यक्ति का जो भूख का नियमन है वो बाधित होता है। मतलब कि जो उसका भूख लगने का जो डेली जो शेड्यूल है उसको उसमें बाधा हो सकती है। व्यक्ति को अधिक भोजन करने की समस्या हो सकती है, व्यक्ति का पाचन इससे बाधित हो सकता है। तो कई सारे इसके जो हैं वह रिज़ल्ट हो सकते हैं। तो इनका आहार में सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। फिर एक कॉन्सेप्ट है नया फूड में जो है प्रबलीकरण, जिसको हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों में ऐसे पोषक तत्वों को मिलाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उसमें अनुपस्थित होते हैं। तो प्रबलीकरण खाद्य पदार्थों में अनुपस्थित पोषक तत्वों को सम्मिलित करने की एक प्रक्रिया है और मूल रूप से इसमें कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे खनिज, लवण या विटामिन। नमक में आयोडीन को मिलाना प्रबलीकरण का एक विशिष्ट उदाहरण है। तो आमतौर पर ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो नीतियाँ होती हैं उनमें इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जैसे किसी बड़ी जनसंख्या के एक भाग को आपने अगर कोई पोषक तत्वों की पूर्ति करनी हो तो वहाँ पर किसी ऐसे आहार को प्रबलीकृत किया जा सकता है जो उस बड़ी सी जनसंख्या का मुख्य आहार हो। और ऐसा आहार जो सभी सामाजिक आर्थिक वर्गों द्वारा लिया जाए उस खाद्य पदार्थ में प्रबलीकरण करना चाहिए। और जो प्रबलीकृत खाद्य पदार्थ है या जो प्रबलीकृत पोषक तत्व है उसके उपयोग द्वारा अन्य जो पोषक तत्व हैं खाद्य के वह उपयोग और अवशोषण उसका बाधित नहीं होना चाहिए और उसकी कीमत में बदलाव नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रबलीकरण में ध्यान रखे जाते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स इसमें हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा अगर तो मार्केट में जो आटा आता है वो उसमें लिखा होता है फोर्टिफाइड फ्लावर। इसमें जो आटे में लौह लवण, फोलिक अम्ल और विटामिन B12 मिलाया जाता है। फिर है ब्रेड भी फोर्टिफाइड आती हैं आजकल, उसमें कई सारी न्यूट्रिएंट जैसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, विटामिन D और आयरन, कैल्शियम भी मिलाए जाते हैं। फिर राइस भी आता है आजकल फोर्टिफाइड, इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों को बढ़ाया जाता है, लौह लवण को बढ़ाया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स के विटामिनों को बढ़ाने से बेरी नामक रोग को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि चावल एक बहुत बड़े जो जनसंख्या होती है उसके द्वारा खाया जाता है। फिर कई सारे मैक्रोनी पदार्थों को भी प्रबलीकृत किया जाता है। फिर जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कैलॉग्स या बहुत सारे आते हैं, मूसली वगैरह आप देखते हैं, वो सारे फोर्टिफाइड होते हैं। उनमें कई सारे विटामिन्स और खनिज लवणों को प्रबलीकृत किया जाता है। फिर दूध और दूध से बने पदार्थों का भी प्रबलीकरण किया जाता है। आप अगर दूध का पैकेट लेते हैं मार्केट से तो आप देखेंगे उसमें कि वो फोर्टिफाइड होते हैं। आजकल जो कमर्शियल लेवल पे इनका फोर्टिफिकेशन विटामिन D, विटामिन C, फोलिक एसिड और लौह लवण से किया जाता है। और वनस्पति घी, भारत में जो हाइड्रोजनेटेड फैट है इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो इसको A और D द्वारा प्रबलीकृत किया जाता है, जिससे एक बड़े से मांस को विटामिन A और D की पूर्ति की जा सके। इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है कि पोषण गुणवत्ता में सुधार हो और पोषण संबंधी विकारों में कमी आ जाए। और कई सारी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे मोटापा, हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सब स्वास्थ्य समस्याओं को निपटने में यह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे नमक में आयोडीन का जो प्रबलीकरण है उससे जो घेंगा रोग है वह लगभग समाप्ति की ओर है। बहुत सारे जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है इनसे निपटने के लिए बहुत अच्छा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति है नमक में आयोडीन का प्रबलीकरण। तो यह एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा इनकी बात होती है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो सामान्य पोषण से अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ देते हैं, जिन्हें अक्सर पूरक आहार या कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के रूप में लिया जाता है। ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक होते हैं। और जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें कई सारे न्यूट्रास्यूटिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आप न्यूट्रास्यूटिकल्स खरीदें मार्केट से तो उसमें कुछ सामग्री होती है, लिखा होता है उसमें, तो उस पर आप देखें तो कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे मछली का तेल और अलसी के तेल में यह होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और यह हार्ट जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन की प्रॉपर हेल्थ के लिए, और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो मस्तिष्क का जो विकास होता है, उसके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी माने जाते हैं। तो यह एक न्यूट्रास्यूटिकल है। फिर है प्रोबायोटिक्स। ये लाभकारी बैक्टीरिया होती हैं जिनको हम अक्सर कहते हैं गुड बैक्टीरिया। आपने याकुट का नाम सुना होगा जो मार्केट में मिलता है, वो एक तरह का प्रोबायोटिक है। और अगर हम जो फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ हैं जैसे सावरक्रॉट, जैसे दही आप जो डेली खाते हैं अपने आहार में, उसमें भी प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। फिर है करक्यूमिन। करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है। यह एक ऐसा सक्रिय पदार्थ है जो अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो यह बीमारियों को बचाने में और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर रेस्वेराट्रॉल होता है। यह भी एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो रेड ग्रेप्स, रेड वाइन और जामुनों में पाया जाता है। हृदय के स्वास्थ्य के लिए और कोशिकाओं की क्षय को कम करने के लिए यह अच्छा माना जाता है। फिर है एडेप्टोजेंस। एडेप्टोजेंस मुख्यतः अश्वगंधा, तुलसी वगैरह में पाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तनाव से निपटने के लिए और तनाव से उबरने की क्षमता को अच्छा करने के लिए यह बहुत लाभकारी होते हैं एडेप्टोजेंस। तो यह न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं जो अश्वगंधा और तुलसी, रोडियोला, इन सब जो पौधे होते हैं उनमें पाए जाते हैं। फिर होते हैं फूड सप्लीमेंट्स। फूड सप्लीमेंट्स के बारे में भी आपने सुना होगा। आजकल गोलियों, कैप्सूल्स के रूप में मिलते हैं। सप्लीमेंट्री जो गोलियां होती हैं इनको बेचा जाता है। मल्टीविटामिन कैप्सूल्स हो गई या कॉड लिवर ऑयल की गोलियां हो गई, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा सेवन है आजकल मार्केट में, और इसमें कई तरह के पोषक तत्व हो सकते हैं जो मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। और इनके सेवन से व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो बेहतर बन सकता है। इनके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। फिर इंटरेक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस और ड्रग्स, इसके बारे में यदि बात करें तो मादक पेय जैसे शराब कई तरह की दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं। और इन दवाओं को लेते समय यदि मादक पेय का सेवन होता है तो उससे लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, यकृत विकार, अल्सर, सांस लेने में कठिनाई, ये सब क्रियाएं भी हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मादक पेय और दवाइयों के साथ में सेवन ना हो, क्योंकि इससे दवा का या तो जो प्रभाव है वह कम या ज़्यादा हो सकता है, और उसका प्रभाव बदल भी सकता है, जिससे जो शरीर हो उस पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। अब कुछ अंत में हम कुछ पोषण संबंधी सुझाव लेंगे बेहतर स्वास्थ्य के लिए कि भोजन में स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट को शामिल करें जिससे ऊर्जा प्राप्त हो। फल और सब्जियों को भरपूर मात्रा में खाएं, इससे व्यक्ति की रोग निरोधक क्षमता बनी रहती है। आहार में उच्च गुणवत्ता प्रोटीन और असंतृप्त वसा को शामिल करें। असंतृप्त वसा हमें प्लांट ऑयल से मिलती है, और जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और ट्रांस फैट्स होते हैं जो तले भुने खाद्य पदार्थों में होते हैं, या बहुत ज़्यादा शुगर और बहुत ज़्यादा सॉल्ट, वो नहीं लेना चाहिए आहार में, उनको सीमित करें। पानी का भरपूर सेवन करें, अपने शरीर को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। आहार में खाद्य पदार्थों के विभिन्न रंगों को शामिल करें। ये एक बहुत ही बेसिक रूल है कि आपकी आहार की थाली जितनी कलरफुल होगी आपको उतने ही ज़्यादा पोषक तत्व शरीर को मिलेंगे। तो आहार की थाली अपनी आप रंगीन बनाएं, विभिन्न रंग उसमें शामिल करें। साबुत अनाज, ताज़े और जो अनप्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हैं उनको प्राथमिकता दें। ऐसा नहीं कि बाहर के खाद्य पदार्थ आप बिल्कुल ना खाएं, पर अपने खाने में मूल रूप से घर के खाने, ताज़े खाने और रॉ फूड को प्राथमिकता दें। और हमेशा फिट रहने के लिए सक्रिय रहें, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, और खाने से पूर्व अपने खाद्य में जो पोषण लेबल हैं उनको अवश्य पढ़ें। तो इस व्याख्यान के माध्यम से हमने संतुलित आहार के विषय में जाना, आहार में मौजूद जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनके कार्यों और आहारी स्रोतों के बारे में जाना, और कुछ नवीन अवधारणाएं हैं पोषण विज्ञान की, जैसे फोर्टिफिकेशन, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स, जैसे फंक्शनल फूड्स और सप्लीमेंट्री फूड्स, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। इसके अगले व्याख्यान में आप मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली प्रबंधन के बारे में जानेंगे, जिससे आपकी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, और 21वीं सदी में स्वस्थ जीवन शैली के प्रबंधन पर यह व्याख्यान व्यावहारिक सुझाव प्रदान करेगा। धन्यवाद।